जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत 12th यूपी बोर्ड की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो आज इस शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग पहला चैप्टर जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से चौथा पाठ्यक्रम के अनुसार से है, रासायनिक बलगतिकी, इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स, इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे। यह चैप्टर क्या है, किस प्रकार से है, आखिर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इन सब चीज़ों की हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ने से पहले एक योजना, एक थीम बना लेनी चाहिए कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या नई नई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग जानकारी चाहते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में आपको बता दें तो फर्स्ट ईयर में आपने एक पाठ पढ़ा होगा साम्यावस्था, इंग्लिश में इक्विलिब्रियम। यह जो पाठ है, इस पाठ का ही एक नया रूप है रासायनिक बलगतिकी। वहाँ पर आप अवक्रिया के दर के बारे में थोड़ा बहुत जाने होंगे लासातलिए के नियम के अंतर्गत, लेकिन और उसको नए प्रयोजन में देना आपको इस चैप्टर में बताता है। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हमको यह जानना चाहिए कि चैप्टर के अंतर्गत है क्या। तो इस चैप्टर में सबसे मुख्य बात है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप जब चाय बनाते हो, चीनी, चाय पत्ती वगैरह मिलाए, तो चाय बनने में कुछ समय लगता है। वह कितना समय लगा, ऐसे ही हर एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कुछ न कुछ समय लगता है। वह समय कितना लगा, कितनी देर में अम्ल और क्षार मिल करके लवण बन गए, कितने देर में किसी लोहे के ऊपर पानी डालने में जंग लग गया, इन सब में क्या समय लगा, क्या अभिक्रिया हो रही है, इन सब चीज़ों का अध्ययन इस चैप्टर में किया जाता है। यदि हम सीधे सरल शब्दों में बताएं, जैसे यहाँ से अगर आपको लखनऊ जाना है तो कोई पैदल जाएगा, कोई साइकिल से जाएगा, कोई गाड़ी से जाएगा, कोई एरोप्लेन से जाएगा। तो 4 तरीक़ों से गए, लेकिन चारों तरीक़ों में लगने वाला समय अलग अलग है। चारों तरीक़ों में जो समय है वो अलग अलग है, और जो आपका रिजल्ट है वह सेम है, सबको पहुंचना तो लखनऊ ही। उसी प्रकार से जब कोई अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया में अलग अलग समय लगता है। उस समय का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है, रसायन विज्ञान की जिस शाखा ब्रांच में किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको सीधा सीधा बताते हैं कि जब अम्ल क्षार मिलाए तो लवण और जल का निर्माण बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन अगर कोई लोहे की राड है, उस पर पानी डाल रहे हो तो आपको करीब 5-10 दिन लग जाते हैं उसके ऊपर जंग लगने में। दोनों ही रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन दोनों रासायनिक प्रक्रियाओं में समय का अपना महत्व है। किसी में प्रोडक्ट तुरंत बन रहा है, उत्पाद तुरंत बन रहा है, और किसी में उत्पाद बनने में समय लग रहा है। तो इस समय का निर्भरता जो है वह इस चैप्टर में एक टॉपिक है, अभिक्रिया की दर, उसके द्वारा समझाया जाता है। तो अगर हम लोग शुद्ध परिभाषा इसकी समझें तो हिंदी में कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन डेट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। लेकिन इसमें वेग का अध्ययन करने के साथ साथ वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे आप चावल बना रहे हो, चावल को आप भगोने में बनाएं और उसी चावल को प्रेशर कुकर में बनाएं, तो प्रेशर कुकर में वह चावल जल्दी बनेगा। भाई वह प्रक्रिया है, प्रेशर कुकर में जल्दी बनेगा क्योंकि वहाँ दाब है, भगोने में दाब नहीं है उतना, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। तो एक प्रक्रिया हुई और प्रक्रिया को दाब ने प्रभावित किया। तो किसी भी प्रक्रिया पर कुछ न कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला एक कारक है दाब। अब दूसरा कारक अगर हम लोग बात करें तो ताप। चाय को धीमी आंच पे पकाइए, समय लगेगा, तेज आंच पे पकाइए, जल्दी बन जाएगा। तो जो दूसरा फैक्टर है वह ताप है, टेम्परेचर है। तीसरा फैक्टर सांद्रता। सांद्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे 50 आदमी का भोजन बनाना है और 500 आदमी का भोजन बनाना है, 50 का जल्दी बनेगा और 500 का भोजन बनाने में समय लगेगा। तो यह सांद्रता का भी अपना प्रभाव है किसी अभिक्रिया के दर पर। या आपका उत्प्रेरक,
उत्प्रेरक आप जानते होंगे कि वह पदार्थ होता है जो किसी भी रिएक्शन, किसी भी अवक्रिया की गति को प्रभावित करता है। कैटलिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो द सब्सटेंस विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अवक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है या अवक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। बात समझ में आ गई? तो अब हम लोगों के सामने इस चैप्टर का एक रूप बन गया कि इस चैप्टर में किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट का अध्ययन होना है और उसको प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन होना है। तो इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वह आता है सांद्रण, सांद्रता। इंग्लिश में इसे कंसंट्रेशन कहते हैं। बिना इसके यह चैप्टर आगे बढ़ने वाला ही नहीं। तो क्या होता है कंसंट्रेशन, सांद्रण? तो अगर शुद्ध रूप से जाने तो 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को सांद्रता कहते हैं। ये इसकी शुद्ध परिभाषा है कि 1 लीटर में मोल एक तरीके का मात्रक है केमिस्ट्री में, जिससे पदार्थों की संख्या का नापा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे। तो 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को सांद्रता कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। अब आपको इस सांद्रता के बारे में इस चैप्टर में खास चीज़ यह जाननी है कि सांद्रता को बड़े ब्रैकेट के रूप में लिखा जाता है। जैसे अगर हमको एक ही सांद्रता लिखना है तो एक के बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाता है एक ही सांद्रता। अगर हमको पानी की सांद्रता लिखनी है तो H2O का बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इसे हम लोग कहते हैं H2O की सांद्रता। मतलब जिस भी पदार्थ की सांद्रता को लिखने का प्रयास करेंगे उसके आगे हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। बड़े ब्रैकेट के द्वारा सांद्रता को प्रदर्शित किया जा सकता है। कंसंट्रेशन विल रिप्रेजेंटेड बाय बिग ब्रैकेट। तो सांद्रता को बड़े ब्रैकेट के द्वारा, और इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। क्या होता है इसका मात्रक? मोल प्रति लीटर। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। तो सांद्रता क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को सांद्रता कहते हैं। इसे बड़े ब्रैकेट के द्वारा लिखा जाता है। और सांद्रता के बाद सांद्रता से ही जुड़ा हुआ जो दूसरा टॉपिक है वो आता है आपका अवक्रिया की दर। इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। बिना इसके आपका यह चैप्टर शुरू ही नहीं हो सकता। रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि इसमें रिएक्शन के रेट का ही अध्ययन करना है, तो पहले वो रेट होता क्या है हमें वो जानना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सांद्रता परिवर्तन की दर, सांद्रता परिवर्तन की दर को अवक्रिया की दर कहा जाता है। किसी रासायनिक अवक्रिया में सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सांद्रता परिवर्तन की दर को अवक्रिया की दर कहते हैं। अब आप जानते होंगे जब भी दर की बात हो जाती है तो समय से भाग दिया जाता है, जब भी रेट की बात होती है तो समय से भाग करते हैं। तो सांद्रता परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय, यही होता है अवक्रिया का वेग। इसे R या V से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? R या V से। अब चूंकि सांद्रता है, मान लीजिए हमने एक पदार्थ लिया X, तो X की सांद्रता जब लेंगे तो X के आगे बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। समय है T, तो समय की तो सांद्रता लेंगे नहीं, तो समय तो T ही रहेगा। लेकिन परिवर्तन है तो फिजिक्स में परिवर्तन के लिए डेल्टा शब्द, डेल्टा लगाया जाता है जो परिवर्तन को चिन्हित करता है। तो R या V इक्वल टू डेल्टा X अपॉन डेल्टा T। अवकलन मैथ में जब आप पढ़े होंगे तो डेल्टा को बदल करके dx अपॉन dt के फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे जो x है ना,
इसके बाहर ब्रैकेट बनाते रहिएगा, क्योंकि यह ब्रैकेट बताता है कि यह जो है आपका सांद्रता है। बिना ब्रैकेट के आप सांद्रता, अगर कभी भी अगर H2 लिखा है, H2 के बाहर ब्रैकेट बना है, तो आप समझ लीजिए हम H2 की सांद्रता की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अभिक्रिया की दर की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो सांद्रता परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। एक लाइन की परिभाषा है कि सांद्रता परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसे R या V से लिखते हैं, सांद्रता परिवर्तन बटा समय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी डी एक्स अपॉन डी टी। और ऐसा नहीं, यह जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, डी एक्स अपॉन डी टी है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो वेग होता है वह भी डी एक्स अपॉन डी टी ही होता है। जो वेग होता है वह भी डी एक्स अपॉन डी टी ही होता है। लेकिन यह जो डी एक्स अपॉन डी टी है, यहाँ पर ये जो एक्स है ना, यह विस्थापन होता है जिसका मात्रक मीटर होता है, और यहाँ पर जो x है यह आपका है सांद्रता, इसका मात्रक है मोल प्रति लीटर, आपको पहले भी बताया गया। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, पहले तो इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक बलगत की। क्या होती है रासायनिक बलगत की? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग या उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा सांद्रण। सांद्रण का कंसंट्रेशन इंग्लिश होती है। तो 1 लीटर वॉल्यूम में जितने मोल प्रेजेंट हों, तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को बड़े ब्रैकेट के द्वारा लिखा जाता है, जिसका भी अगर हमको एक ही सांद्रता लिखना है तो एक के बाहर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और इसका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर करती है, तो सांद्रता परिवर्तन की दर को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। सांद्रता परिवर्तन आपका अभिकारक का भी हो सकता है, उत्पादक का भी हो सकता है। अभिक्रिया की दर को R या V से लिखा जाता है। सांद्रता परिवर्तन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टी एक्स और डी टी में भी अंतर होता है, यह भी हमने बताया कि यह विस्थापन है और यहाँ पर एक्स सांद्रता है। तो इस प्रकार से यह जो आपका पूरा टॉपिक है, यहाँ पर आपने सांद्रण और अभिक्रिया की दर 2 पढ़ लिया। अभिक्रिया की दर भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे औसत दर, तात्क्षणिक दर, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए